स्क्रीन दिखाई दे रहा है और आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं और आज मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जानेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अगर हम पहला स्टेप की बात करें मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो इसमें जो पहला स्टेप आया था वो था आपका कोई भी एक फंक्शन दिया होगा पहले से। सपोज दैट कि कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स करके दिया है और वो ये है। ठीक है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं रिवाइज करने के लिए। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है और हमें ये पता करना है कि x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप है हमारा सबसे पहला कि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट आपका काम क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करना। सेकंड काम होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर बीइंग आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा की ये कंडीशन होती है क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर थर्ड सिचुएशन आती है, जब हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी जीरो करते तो हमें यहाँ से x के मान निकलते हैं। वी गेट द वैल्यू ऑफ x आइदर a1 a2 a3 जितने भी निकल सकें। फिर नेक्स्ट टर्म पर हम जो स्टेप 4 है वहाँ पर हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है फिर हम यहाँ उसको एक टाइम और करते हैं और जो भी इक्वेशन के रूप में निकले, सपोज दैट ये आया हमारे इक्वेशन के रूप। और फोर्थ स्टेप हमारा था कि इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू a1 एक बार पुट करते हैं, फिर a2 पुट करते हैं, फिर a3 पुट करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इसमें पुट करते हैं वैल्यू और हम ये देखते रहते हैं कि कब क्या रिज़ल्ट आने वाला है। अगर वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आएगा तो आप तुरंत कह दोगे कि जो फंक्शन है वो मिनिमम है एट गिवन वैल्यू ऑफ x। और अगर नेगेटिव आए तो आप कह दोगे फंक्शन मैक्सिमम है। एक केस ऐसा भी होता है कि ज़ीरो आता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में हम इन सिचुएशन पर डील नहीं करेंगे। हमारे पास जो कोर्स होंगे वो इनसे, या क्वेश्चंस होंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ज़ीरो का केस आपको नहीं मिलेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ रिवाइज करी। आइए अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला एक लेते हैं और अच्छा क्वेश्चन और फिर जानेंगे कैसे क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन में लिया y इज इक्वल टू 2x क्यूब 15x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 11। ये हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बताएं। तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होगा? dy बाई डी एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 36। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन 1 हुई। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो जब आप dy बाई डी एक्स 0 लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6x स्क्वायर 30x प्लस 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप देखिए ये पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है, तो 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए बीच बीच में कि अगर कहीं कोई चीज़ कोई क्वांटिटी कट रही है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर उसको हम काट दें। एक्स स्क्वायर
-6x + x + 6 = 0। देखिए ये इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। कारण जानते हैं क्यों? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया जाता है 6 कैसे फैक्टर करो, तो एक 6 × 1 हो जाएगा और एक 2 × 3 हो जाएगा। हम इसे नहीं लेंगे। कारण क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर कि जब हम यहाँ x कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ सेम नहीं आ रही है। ये और ये सेम होना चाहिए, जो यहाँ सेम नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे? फिर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम इसे नहीं लेंगे। फिर दूसरा फैक्टर बनाएंगे इसको 2x - 3x + 6 = 0 और x यहाँ से कॉमन ले लो, x - 2 - 3 x - 2 = 0। ये आ गया x - 2 और ये आ गया x - 3। आइदर x = 2 और 3। देखिए यहाँ से आपको कितने मान प्राप्त हो गए? 2 मान मिले। मतलब कि ढेर सारे वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे 2 मान निकले x के, इन पर वो फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हमें वही चीज़ चेक करनी। तो यहाँ से सेकंड स्टेप से हमेशा वैल्यू निकलती है। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारा क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो इक्वेशन 1 में हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए कई बुकों में डेरिवेटिव वर्ड यूज़ होता है। डेरिवेटिव वर्ड और डिफ्रेंशिएशन बोथ आर सेम। तो ये 12x आ गया, -13x आ गया। अब फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे? d2y/dx², इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे क्रम से 1/1। तो 12 × 2 - 30, ये हो गया 24 - 30, ये हो गया -6 और ये माइनस आया। इससे क्या कंक्लूज़न मिला बच्चों? इससे कंक्लूज़न ये मिला कि कंक्लूज़न ये मिला कि एट x = 2 फंक्शन बिकम्स मैक्सिमम। फंक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और अभी हमारे पास सेकंड केस भी बाकी है, तो सेकंड केस भी हम ले लेते हैं। सेकंड केस में ये लिखा हमने और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x = 3। किस में रखेंगे ये वैल्यू बच्चों? इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो इस इक्वेशन रखेंगे 12x - 30। तो 12x - 30 को हम यहाँ देख लेते हैं। तो 12 लिखा और ये 3 - 30, 36 - 30 दैट गिव्स 6। और 6 से मतलब नहीं है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से मतलब। तो ये जो पॉजिटिव साइन आया ये बताता है सो एट x = 3 फंक्शन बिकम्स मिनिमम। अब देखिए फंक्शन तो मिनिमम हमने पता लगा लिया। ये तो हमने पता लगा लिया कि अगर कहीं ग्राफ होता तो इस वैल्यू पर, इस 2 पर और इस 3 पर, 2 पर जो हमारा था वो मैक्सिमम है, तो 2 पर पीक मिलेगा आपको और 3 पर आपको लोअर पॉइंट मिलेगा। ये तो पता चल गया। लेकिन हम पता करना चाहते हैं y की वैल्यू कितनी होगी। हमें ये पता करना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए हम जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए फंक्शन शुरुआत में दे रखा है, हम यही नीचे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है वो है y = 2x³ - 15x² + 36x + 11। ये हमारा गिवन फंक्शन है। इसमें हम पहले लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किस केस में हो रही है? 2 के पॉइंट पे हो रही है। तो 2 के केस में हम यहाँ मान रख देंगे। तो जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2 का क्यूब, फिर ये 15 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, फिर 36 ब्रैकेट में 2 और ये। और आप बच्चों इसे सॉल्व करना जानते हैं, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप सॉल्व करके आएगा 38 ही आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो आप करें। और अगर हम यहीं पर मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू किस केस में थी? 3 के केस में। तो 3 के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, 15 लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये 36 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे और ये 11। और इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करके आएगा आपका
देखिए पहले के केस में देखिए हमें क्या मिला था, माइनस मिला था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने 2 रखा तो देखिए प्लस में वैल्यू आई, और जब प्लस आया तो इससे क्या पता चलेगा आपको, प्लस आने से पता चला कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो सॉरी माइनस में है तो माइनस ये बताता है मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। यहाँ से देखिए तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई आपकी 38। अच्छा यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ज़रा रुकिए एक सेकेंड, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए और देखा जाए क्या वैल्यू निकल रही है। मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 लिखा है, 2 की पावर 3 है, मतलब 8 हो गया, -15 हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 36 + 72 हो गया, +11। और फिर से सॉल्व कर लेंगे तो ये 60 + 72 11, और ये आ जाएगा 16 - 60 और ये 3 और ये 8, 6 3 9 8 1 9, और ये आया, ये 60 मतलब कितना आ गया 39। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चों 39, और जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे और जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38। तो आप समझ गए मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी 38 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 39। मतलब अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो 2 में पीक यहाँ जाएगा और 3 में पीक ये आएगा, तो ये आपका और ये आपका। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें यही करना था जो हमने बताया आपको। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में आपने देखा, फंक्शन के बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद वैल्यू आ गई, एक्स के मान आ गए, फिर एक्स के मान को हमने फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उसमें एक्स के मान रखे और उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ प्राप्त हुई। पॉजिटिव आया तो उससे पता चला फंक्शन मिनिमम है, नेगेटिव आया उससे पता चला फंक्शन मैक्सिमम है। तो कुल मिला के इसी तरह से क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं। फिर हम आज क्लास ओवर होने के बाद हम आपको इसके भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिसे आप रिवाइज करें। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, y = x³ 6x² + 9x + 7, और इसमें भी क्या पूछ रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताएं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट, 3x² - 12x + 9। ये बच्चों क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं बताइए, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बताएं इसको ट्राई करेंगे। इसमें हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, मिनिमम वैल्यू का आंसर आएगा -47 और मैक्सिमम वैल्यू का आंसर आएगा 11। ये बस आपको याद कर लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जितने भी चीज़ें अभी आपने पढ़ी उन सब में एक ही बात डिफाइन हो रही है, और वो ये कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। इसमें मैं फिर से बता दूं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के कोई मतलब नहीं है, उनको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। मोस्ट अवेटेड इसलिए हमने बोला क्योंकि इसी टॉपिक यही है जिसके लिए हम इतना कुछ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। इतना कुछ डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं वो इसी टॉपिक को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसको जानने से पहले, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे।
तो हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो होंगे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट से रिलेटेड होंगे, दूसरे जो क्वेश्चंस होंगे वो रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे, और तीसरे जो क्वेश्चन होंगे वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड होंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमारे जो तीन पार्ट हैं क्वेश्चंस के, पहले हम कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर रेवेन्यू को, और फिर इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। और इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस में हमें मतलब यूज़ करना होगा, कुल मिला के जो हमें यूज़ करना होगा वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन में हमें यूज़ करना होगा डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो आइए सबसे पहले कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉस्ट से पहले कुछ चीज़ों को क्लियर कर लें। जैसे आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में कॉस्ट दो तरह की होती है। जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते हैं फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, नाम में ही है फिक्स कॉस्ट फिक्स, मतलब ये क्वांटिटी के प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। मतलब जैसे कि प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको लेबर का पैसा देना है, आपको रेंट देना ही देना है, आपको बिजली का बिल देना ही देना है, आपको उस कैंपस की अगर सफाई पर डे करवाते हैं तो उसके लिए तो आपको क्लीनर को देना ही पड़ेगा, तो वो क्या कहलाती है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वैरी विद प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी, वैरी विद प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। जो प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है उसके जरिए वो वैरी होती रहती है, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है। तो हमें इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है। सेकंड, अब आप जानते हैं टोटल कॉस्ट तो आप समझ गए, अब आता है एवरेज कॉस्ट। देखिए इन सब से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उन सबको मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नोट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। मतलब ये कि इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वो सब प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट नोट कर लेंगे, जिससे आपकी जो थ्योरी है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं AC, और टोटल जो कॉस्ट होता है उसको x से डिवाइड कर देते हैं। कई जगह पर x ना लिख के वहाँ q लिखा होता है, तो आप समझ जाइए कि टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो जो आ जाएगा वो कहलाएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब एक थर्ड तरह की कॉस्ट को, चूंकि देखिए हमारा पहला सेगमेंट क्या है, कॉस्ट को ही डिफाइन करता है, तो अब थर्ड तरह की कॉस्ट आती है जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोग परिचित होंगे, मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं MC, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करो किसे, टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट करो किसे, टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दें तो जो निकलता है वो मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट विच इज यूज्ड और इनकर टू प्रोड्यूस्ड वन यूनिट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। मतलब एक यूनिट के प्रोडक्शन में जो लागत लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज का। मान लीजिए कि 15 यूनिट प्रोड्यूस किया, 15 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और कुल मिला के 300 रुपये की कॉस्ट आई, तो 15 यूनिट प्रोड्यूस किया, 300 रुपये की कॉस्ट आई, और मैंने आपसे कहा ऐसा है भाई एवरेज कॉस्ट बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, 20 रुपीज़ आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट। बात समझ आई एवरेज कॉस्ट को लेके?
तो ये आपका एवरेज कॉस्ट। तो ये देखिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। तो एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आई उसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया और 10 यूनिट, इसी में जो लिखते हैं 15 यूनिट प्रोड्यूस किया और 300 रुपये आया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 16वीं 16वीं क्वांटिटी के प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट या कितनी लागत आएगी, हमें ये जानना है। 16वीं कॉस्ट के प्रोड्यूस करने में कितनी लागत या कितनी कॉस्ट आएगी, हमें ये पता करना है। तो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फिर से आप समझ लीजिए, टू प्रोड्यूस वट एवर कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा 1 यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अतिरिक्त 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो 15 जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 15 क्वांटिटी के प्रोडक्शन में 300 रुपीज़ लगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 60th, देखिए 15 और 60th में अंतर है। 50 का मतलब होता है 15 यूनिट टोटल और 60th का मतलब होता है 16वीं क्वांटिटी के प्रोडक्शन में क्या खर्चा आया, वो हमें बताता है मार्जिनल कॉस्ट। डेफिनेशन से आप क्लियर कर लेंगे। तो ये 3 तरह की कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इस पर जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बच्चों, बताइए पहले। मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का ये फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। और कोई, सभी बच्चे देख रहे हैं ना इस चीज़ को? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ ये जो हमने बताया अभी? देखिए टोटल कॉस्ट आप जानते हैं क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बता दिया फार्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और मार्जिनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट, वट एवर कॉस्ट इनकर इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वही मार्जिनल कॉस्ट में ही देखिए डिफ्रेंशिएशन यूज़ होता है। आइए फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, एक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हम मेन पॉइंट क्वेश्चन के लिख रहे हैं। पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लेकिन हम इसके मेन पॉइंट लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट फंक्शन इज, क्वेश्चन में एक दे रखा है टोटल कॉस्ट फंक्शन। किस में विजिबिलिटी क्लियर होती है, ये रेड पेन से कि ब्लैक पेन से, बताएं तो वही हम यूज़ करें। विजिबिलिटी मतलब किस में क्लियर रहती है बच्चों? रेड में। चलिए तो रेडी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है C इज इक्वल टू Q³ -4 Q² प्लस 20Q और प्लस 25। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। अब आप पहले तो इसको पढ़ना सीखें। C बता रहा है कॉस्ट को, Q है क्वांटिटी, वो जो वहाँ X था ना वो यहाँ हो गया है Q। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड करो एवरेज कॉस्ट, फाइंड करो मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड करिए, हाँ एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करिए। और एक और इन्होंने पूछ लिया एवरेज मार्जिनल कॉस्ट भी बताइए, ठीक है। और इसी में इन्होंने पूछ लिया फिक्स्ड कॉस्ट भी बताइए, ठीक है। कितनी चीज़ें पूछी गई हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बताइए। ये 5 चीज़ें पूछी गई। पहला एवरेज कॉस्ट, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, चौथा फिक्स्ड कॉस्ट और पांचवा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। ये टर्मोलॉजी क्लियर है बच्चों? एवरेज कॉस्ट AC क्लियर है, MC क्लियर है, AMC क्लियर है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और इसकी मदद से आपको पता लगाना है
कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और ये सब क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आप लिखेंगे गिवन दैट में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टी सी इज इक्वल टू क्यू क्यूब 4q स्क्वायर 20 क्यूब एंड 25। ये आपका क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। अब देखिए गौर से, ये पार्ट को गौर से देखिए और इस पार्ट को देखिए। इस पार्ट में क्यू दे रखा है मतलब क्वांटिटी, और इस पार्ट में कोई भी क्वांटिटी नहीं है मतलब फ्री है, ये फ्री फ्रॉम क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीज़ों से इंस्पायर होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट तो ये हो गई, क्यों भाई, क्योंकि ये क्यू इसमें आ गया है, क्यू बदलेगा तो इतना बदलता रहेगा, लेकिन क्यू चाहे जितना बदले ये नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 25, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू क्यूब 4q स्क्वायर एंड 20q। इतनी बात समझ आई कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। और सब सो गए क्या? नहीं सर। सर मुझे तो लग रहा है इतना अच्छा पढ़ा रहे, मैथ की लोरी सुना रहे सही बच्चों को, सब सो रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर है। फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें क्यू नहीं होता है, और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो लिख। तो हमारे दो आंसर तो आ गए, एक एफसी आ गया और एक वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, इसलिए एक और लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए उन्होंने पूछा है पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब हम निकालने जा रहे हैं थर्ड, इसमें हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दो तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो हमने इसको क्यू से डिवाइड कर दिया, ये देखिए इसको क्यू से डिवाइड कर दिया। जब क्यू से डिवाइड करोगे तो अलग अलग तरह से लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4q, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 25/q। एक आंसर ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब आती है बारी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, वो है टोटल कॉस्ट को क्यू। अब बच्चे जल्दबाजी में यहाँ एक्स लिख देते हैं जबकि एक्स कहीं है ही नहीं, याद रखना है क्यू लिखना है, और यहाँ भी क्यू ऐसा वाला लिखना है, बड़ा वाला। तो टोटल जो कॉस्ट थी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। टोटल कॉस्ट कहाँ लिखी है, ये देखिए टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर 8q और प्लस 20। ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब आपसे क्या पूछा गया था, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट बताओ। देखिए हमेशा एक बात बच्चों याद रखिए कि आप जब जहाँ कहीं भी एवरेज वर्ड आ जाए ए, तो आप समझ लो कि जो भी निकलेगा आगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दोगे। तो देखो ये लिखा है 3q स्क्वायर, ये लिखा है 8q और ये लिखा है 20, इसको किससे डिवाइड कर दें, क्यू से। क्यों बच्चों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज का मतलब ही होता है कि क्यू से डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा 3q, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 20/q। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। और क्या पूछा था, यहाँ देखिए पूछा गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट तो हमने निकाल रखी है पहले से, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं क्यू क्यूब 2q स्क्वायर एंड 20q, और यहाँ लिख देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दें, क्यू से, क्योंकि मैंने अभी आपको बच्चों बताया कि जितना भी कहीं भी एवरेज लिखा हो आप क्यू से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो आएगा क्यू स्क्वायर 4q और प्लस का 20। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं बताइए। यस सर। देख लें कि बच्चे हैं कि ये सब गायब ही हो गए हैं क्लास में, जैसे गायब हो जाते हैं।
क्लियर हो रहा है? शिवानी, शिवानी आर यू देयर? ओके, शिवानी कहाँ गई? हाँ शिवानी, चलिए गुड, समझ में आया बेटा? Yes, sir. विक्की, विक्की प्रजापति कहाँ पर हैं? यस सर। हाँ समझ में आया बेटा ये थोड़ा बहुत? जी सर। सर आज फर्स्ट डे था। हाँ? सर आज पहला दिन था क्लास। अच्छा आप पहले दिन आए हैं? अरे जी तब सर। तो, सर फोन नहीं था मेरे पास। अरे तब तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं सभी बच्चों से। इनका नाम है विक्की प्रजापति और ये आज फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हैं क्लास। और चलिए कोई बात नहीं, जो भी पढ़ाया गया है अच्छी बात ये कि वो सब आपको उपलब्ध मिल जाएगा इंटरनेट पर, ठीक है? ठीक सर। हाँ, उसका सभी बच्चों से जो भी क्लास लगातार अटेंड कर रहे हैं उनसे आप संपर्क करिए और वो बता देंगे कि कहाँ से सर ठीक। कैसे क्या कर रहे हैं। अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? लेकिन अब रेगुलर रहिए, ठीक? ठीक सर, मेरे पास फोन नहीं था इस वजह से कोई मैं क्लास कोई नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब मिल गया ना फ़ोन, अब उसको रेगुलर रहिए। खुशबू, खुशबू Yes, सिंह, sir. हाँ समझ में आया बेटा Yes, आज? sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। नेहा यादव, Yes, sir. क्लियर हो रहा है बेटा? दिख रहा था ना क्लियर? Yes, sir. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में रैंडमली ज़रूरी है, अब म्यूट कर लीजिए कि पता चले बच्चे बैठे हैं कि सब सो गए। चलिए, तो हमने अभी आपको डिस्कस किया मार्जिनल रेवेन्यू। इतने तरह के देखिए हमने, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखिए मैंने आपको निकाली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने निकाला। तो ये इस एक क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में तो हमें पहले इनको ही समझना होगा कि सर इनमें कहा क्या जा रहा है। अब देखिए एक छोटा सा आपको मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप ये भी जानें कि आखिर ये पढ़ाया क्यों गया मैक्सिमम मिनिमा आपको। देखिए जैसे आपके पास एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन आप जानते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट अ जस्ट रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। देखिए C इज़ ए फंक्शन ऑफ X, यही कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। भाई प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी और कॉस्ट में तो रिलेशन होगा, तो वही कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन, कोई नया टर्म नहीं है। तो ये हमने लिखा क्यूब, ये लिखा 4Q स्क्वायर, ये लिखा 4Q एंड प्लस 75। हमारे पास ये दे रखा है एक फंक्शन है। अब क्वेश्चन है कि अधिकतम फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड आया है जो आपको परेशान करेगा, वह है मैक्सिमम। क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड आ जाए जान लीजिए वहाँ मैक्सिमा मिनिमा यूज़ होने वाला है, वहाँ मैक्सिमम मिनिमम अपने आप यूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन दे रखा और कह रहे हैं हमें यूनिट बताओ। यूनिट का मतलब क्या पूछ रहे हैं, कोई बताएगा हमें? यूनिट मतलब क्या पूछ रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से? Cycle quantity. Q quantity. यस क्यू, क्वांटिटी इज ओके बट क्यू पूछ रहे हैं। हमने पूछा था ना, क्वेश्चन पूछा हमने कि इस इक्वेशन के हिसाब से क्या पूछ रहे हैं, सी की क्यू। तो आपने बिल्कुल सही बताया सर, क्यू यहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि क्यू ही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स को। अब हमसे यह पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट बताइए क्या है। मैक्सिमम आउटपुट मतलब क्यू पूछ रहे हैं। अब मैक्सिमम से सुनते ही हम समझ गए कि यहाँ कहीं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन को लिख लें, और हमने पहला स्टेप आपको बच्चों बताया था, क्या स्टेप, कि सबसे पहले तो इसे हमें डी वाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टर्म चेंज हो जाएगा, डी सी अपॉन डी क्यू हो जाएगा 3Q स्क्वायर 8Q प्लस 4। अब
सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप आपने देखा था बच्चों कि हमें इसको क्या करते थे, इक्वल, ये कंडीशन थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर 8q प्लस 4 इजिकल टू 0। अब 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 12 को ऐसा ब्रेक करो कि 8 आ जाए। और अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके इसको सीख सकते हैं। q माइनस 2 और 2 यहाँ से कौन ले लें, q माइनस 2 इजिकल टू 0, q माइनस 2 एंड 3q माइनस 2 इजिकल टू 0। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, एक दो न्यूमेरिकल जो हमने बताया उसमें हमने आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ से हमें q के मान निकलते हैं। एक q का मान ये आएगा, दूसरा q का मान 3/12। मतलब ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब थर्ड स्टेप में हमने आपको बता रखा है, थर्ड स्टेप में कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो 2dc अपॉन dq स्क्वायर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप समझ गए होंगे किसको डिफ्रेंशिएट करें, इस इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 6q माइनस 8, 3q स्क्वायर मतलब 6q माइनस 8, और इसे हम लिख लेंगे d2c और dq स्क्वायर। और ये किस पर आप चेक करोगे पहले बच्चों, ये फोर्थ स्टेप है, इस 2 पर चेक करोगे। तो यहाँ लिखोगे q इजिकल टू 2 लिखेंगे तो ये 12 माइनस 8, और ये किस में आ गया, प्लस में। और हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमम निकालना है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. हमें तो मैक्सिमम निकालना है, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे, हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमें बता रहा है कि इस पॉइंट पर मिनिमम बता रहा है। इस पॉइंट पर Q अगर 2 रखोगे तो क्या दिखाएगा, मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट क्या, हमें उससे मतलब नहीं। उसने हमसे पूछा कि अधिक उत्पादन करने के लिए अधिकतम ये कहा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गिव अ मैक्सिमम आउटपुट। क्यू कितना होगा मैक्सिमम आउटपुट हमें गेन करने के लिए, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हों उसके हिसाब से। तो अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें। सेकंड मतलब जो हमारी क्यू की वैल्यू आई उसे यूज़ करके देख लें। तो वो आया 2/3, इसको पुट करते हैं 6 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 8, 3 2 जा 6 4, ये देखिए आ गया माइनस में। इसने ये क्लियर कर दिया कि एट q इजिकल टू 2/3 जो आउटपुट होगा, आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो आपको बच्चों समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको बता दिए। एक तो देखिए आपने सीखा मैक्सिमम मिनिमा कैसे यूज़ होता है, दूसरा हमने ये मार्जिनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। आई होप आज की क्लास काफ़ी वैल्यूबल रही होगी आपके लिए। नेक्स्ट टर्म पर हम इसके और क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल enjoy this class. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome. ओके, लीव करिए क्लास को। सभी बच्चे क्लास को लीव करें, दूसरी क्लास को अटेंड करें।